आज कार्यक्रम समाधान, और आज के समाधान में हम कर रहे हैं बजट की समीक्षा। जी हां, रेल बजट रखा गया, उसके बाद वित्त बजट। बहुत ज्यादा उम्मीदें जनता को थी इस बजट से, लेकिन क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? महंगाई क्या इससे कम होने जा रही है, ये एक सवाल है। इसके अलावा आर्थिक प्रगति होगी क्या, नई नौकरियां लोगों को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेवाड़ इंस्टीट्यूट में, और यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं। एजुकेशन को लेकर सरकार ने जो बातें इसमें कही हैं, क्या इससे वो सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि आखिरकार बात उनके भविष्य से जुड़ी हुई है, वो भी एजुकेशन ले रहे हैं और आगे भी उन्हें एजुकेशन लेनी है और अच्छा परफॉर्म करना है। यहां पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? आप पूछना चाहते हैं? जी, पूछना चाह रहा हूँ। सरकार जो है बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टरों जैसे गैस में, पेट्रोलियम में वो सब्सिडी दे रही है, तो सरकार को किसानों को सब्सिडी देने में क्या परेशानी है सर? अगर वो सब्सिडी देना चाह रही है तो क्या प्रोसीजर है सर, क्या करना चाह रही है सरकार? जी, तो किसानों को अगर सब्सिडी देंगे तो कहीं ना कहीं से घटानी पड़ेगी उनको। तो ये जब गैस और पेट्रोलियम पर सब्सिडी घटाते हैं तो सारा मीडियम वर्ग, जो मध्यम क्लास है, वो नाराज हो जाता है। और इस सरकार में दम नहीं है कि उनको नाराज हो जाने दें, क्योंकि नीचे वाले तबके को अगर थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो बीच वाला तबका, जिस पर यह सरकार निर्भर करती है, जैसे अभी एक लाइन कही गई कि भारत उस समय भूखा था और आज हम इतना उत्पादन कर रहे हैं। ये गर्व किसकी कीमत पर कर रहे हैं? किसानों की, लाखों किसानों की आत्महत्या की कीमत पर हम गर्व कर रहे हैं कि हम इतने आत्मनिर्भर हो गए। किसकी कीमत पर हम आत्मनिर्भर हो गए? तो सब्सिडी ज्यादा मांगी जा रही है। किसानों के लिए आप सब्सिडी मांगने की बजाय आप कृषि उत्पाद मूल्यों को बढ़ने क्यों नहीं देते हैं? तो एक तरफ आप कहते हैं कि उपभोक्ता हमारा एकदम, उसको सस्ता मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए खाने के लिए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि किसान उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? बजरंग मुनि जी, आप सब्सिडी हटाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पर बाद में आऊंगा। पहले हमारे साथ यहाँ पर कई जो ऑडियंस के लोग हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि सब्सिडी का जहां तक सवाल है, सब्सिडी को लेकर देश में बहुत हाय तौबा मच रही है, लेकिन क्या इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, इसको लेकर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। बहरहाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा आपसे एक ही सवाल था सर। यह भारत युवाओं का देश है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा युवा जो कि शिक्षा की डिमांड कर रहे हैं, उनको एजुकेशन चाहिए। हायर एजुकेशन हमारा 14% है। सारे बजट में सभी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि एजुकेशन को दरकिनार कर दिया गया। पूरे बजट में बेरोजगारी, रोजगार देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जब एजुकेशन ही नहीं जाएगा तो रोजगार सृजन कैसे होगा? इसके बारे में जानना चाहता हूं। जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सवाल है, उसमें आज सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की प्राइमरी शिक्षा की हालत देखें तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यही हालत वहां चिकित्सा की स्थिति है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, कोई एक एक महीने तक शक्ल नहीं देखी डॉक्टरों की। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में बहुत काम की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से इस क्षेत्र को अब प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है। और जैसे जैसे जिन चीजों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा, उसमें महंगाई बढ़ेगी। कितने लोग उसको सहन कर पाएंगे, कितना पैसा शिक्षा के लिए आप कर पाएंगे, उसको आप देखिए। मैं तो आज उसको भी देखता हूं कि जो मेडिकल में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्राइवेट सेक्टर में जब बच्चे जाते हैं तो उनके माँ बाप पे कितना दर्द पड़ता है जब उनसे मांगा जाता है कि एमडी और एमएस के एडमिशन के लिए आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। क्या ये सवाल नहीं है? ये देश के सामने बहुत अहम मुद्दा है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए सरकार कोई विचारधारा नहीं बची सरकार की। और यहां से आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, मैं सुषमा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि क्या गेहूं का या चावल का रेट बढ़ाया जाए, उसका रेट नहीं बढ़ाया गया। लेकिन सर, ये तो बेसिक चीज है। अगर शहरों में भी है, नोएडा में भी है, चाहे यहाँ दिल्ली में भी है, यहाँ पे भी तो गरीब रहते हैं। और सर, उन गरीबों के लिए तो ये बेसिक चीजें वो कहाँ से फिर उनको मिलेगा? वो इसका रेट बढ़ जाएगा, वो कैसे इसका परचेज करेंगे और कैसे वो लोग खाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे? सर, ये तो बेसिक चीज है। तो खाने वालों की संख्या दिल्ली में बढ़ती चली जाए और पैदा करने वाला वहां वाला बेचारा कितना पैदा करेगा? पैदा करने वाले तो सब दिल्ली में भाग भाग के आ गए। तो गांव पैदा के करने वाले तो गांव के लोग रोजगार नहीं मिलने की वजह से ये है कि गांव से भाग भाग करके जिनको श्रम करना चाहिए था, श्रम का मूल्य नहीं बढ़ रहा है, श्रम की मांग नहीं बढ़ रही है, बुद्धि का मूल्य बढ़ रहा है। तो आप लोग सब लोग आ जाइए, दिल्ली भाग करके आ जाइए
और हम लोग गांव में खाली हल जोतते रहें और पैदा कर करके आपको देते रहें क्योंकि आप भूखे न मर जाएं। तो मेरा ये कहना है कि जाइए खेती करिए वहां पर शर्मा जी, आपको नहीं लगता औद्योगिकरण भी उतना ही जरूरी है? और कई ऐसे विकसित देश है जहां पर एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज्यादा है और उस वजह से उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी है। बिल्कुल आपने सही किया है, उद्योग जगत में मंदी आई है। चलिए यहां से कोई आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, चाइना का माल इंडिया में खूब आता है सर। अभी पिचकारियां भी आएंगी होली के दिनों में, और हम में से जितने लोग हैं चाइना की ही पिचकारी लेके आएंगे। ये जानने के बावजूद भी वही बात है कि मक्खी गिरी हुई है, हम पी रहे हैं। क्या इसका कोई समाधान किसी के पास भी नहीं है? कि जब हमें पता है हमारे यहाँ के लोग रोजगारहीन हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास घर घर काम करने के लिए नहीं है, क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकती है? आप लोगों से जानना उत्सुकता है कि जिससे कि ये चीज प्रमोट ना हो, हमारे घरेलू चीजें ज्यादा अच्छी बनने लग जाए। जब इतनी सस्ती चीजें मिलेगी तो आदमी एक इसलिए रास्ता है जी, धन्यवाद, कि आयात पर हम आयात शुल्क की दर बड़े स्तर पे लगाएं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते सरकारों ने किए हैं उसमें हाथ बंधे हुए हैं सरकारों के। बंद कमरे में बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं। मुझे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मैं प्रतिनिधित्व करता हूं भारत के लोगों का, और मुझे वहां बैठना पड़ता है मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर। किस तरह से वहां अंतर्राष्ट्रीय 157 देशों की बैठक में किस तरह से एक एक बड़ा खिलाड़ी वहां बैठता है अंतर्राष्ट्रीय। चौधरी साहब, देश इससे बड़ी चीज तो कुछ है नहीं। हमारा सब एक बड़ा खतरा आपने बिल्कुल रूट पर वार किया है। अगर यही रास्ते पर हम आगे चलते रहे तो 5 साल में 75% आयात हो जाएगा। मुनि जी कुछ करते रहें और आप और हम कुछ करते रहें। आपने बहुत ही सटीक सवाल उठाया है। एक निवेदन मेरा देश के तमाम नौजवान पीढ़ी से कि वो आयातित सामान का बहिष्कार करना शुरू करे, जो गांधी जी ने किया था। मैं आग्रह करता हूं आप सभी से, इस देश का युवा है, इस देश का भविष्य आप हैं, आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। आज भगवान भी चीन से बन के आ रहे हैं। अभी बनारस की सिल्क की साड़ी चीन में बन रही है। अभी पता है मुनि जी, आयात होगी आपके यहाँ। चीन से सेब आ रहा है बिहार की और झारखंड, बिहार की सीमा से। हर चीज जनता ही करेगी, तो सरकार सवाल ये है कि सरकार के पास सिर्फ आयात शुल्क लगाना चाहिए, लेकिन उसमें जो हमने एग्रीमेंट किए हैं, कृषि के प्राइमरी उत्पादों पर 100% तक टैरिफ बाउंड, प्रोसेस पर 150% टैरिफ बाउंड, और खाद्य तेलों के सेक्टर में 300% तक का टैरिफ बाउंड समझौते में किया था। लेकिन आज उसमें 0 पर आ रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे। सारे भारत में साइकिल पर 400 से 500 रुपए टैक्स लगता है प्रति साइकिल, संपूर्ण भारत में, और रसोई गैस पर छूट मिलती है। और जब रसोई गैस पर अगर 5 रुपया मूल्य बढ़ जाता है तो सारे नेता, किसान नेता से लेकर के और पत्रकार नेता और मीडिया वाले सारे खड़े हो जाते हैं, रसोई गैस का दाम बढ़ जाएगा तो किसान मर जाएगा। साइकिल पर दाम बढ़ जाएगा तो नहीं मरेगा गरीब आदमी। साइकिल पर टैक्स लगा दो 500 रुपया और रसोई गैस को छूट दे दो, क्या अन्याय है ये? आप जानते हैं ये लोग, बताएं दोनों आदमी कि साइकिल पर इतना टैक्स क्यों होगा? आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें गोबर को जलाने के लिए नहीं, आज हमारी मजबूरी हो रही है दोबारा से कि पशुओं के गोबर को कंपोस्ट खाद बना के और उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सूक्ष्म तत्वों की जो कमी आ गई है उर्वरक क्षमता में, वो पूर्ति किसी न्यूट्रिएंट से नहीं हो सकती, सिर्फ गोबर से ही होगी और उसी से उत्पादकता बढ़ेगी। और जब पेड़ काटने की हम बात करते हैं तो चीन को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, पेड़ आप काट लीजिए, लेकिन कल को ये मत कहना कि ये जो एनजीओ के लोग हमसे लड़ते हैं, कि पर्यावरण वाले हमसे लड़ते हैं कि साहब आप हमारी बात नहीं, हमने आपकी बात सुनी, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन पेड़ हमें जितना ज्यादा लगाएंगे उतना वातावरण, हमारी बात नहीं, हमें जरूरत किस बात की है? अभी ज्यादा गर्मी पड़ जाए, फरवरी में गर्मी पड़ जाए, गेहूं के दाने में दूध नहीं पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है, इसलिए बात कर रहा हूं। प्रश्न उठता है ये कि सारी बात करें लोग दिल्ली और नोएडा में बैठ करके और पेड़ लगाए रामानुजगंज वाले। हम अपना पेड़ लगाएंगे तो हम पेड़ काट देंगे तो आपका पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा दिल्ली वालों का। मेरा ये कहना ये है जी, नहीं आप तो पेड़ लगाते ही नहीं है। पेड़ लगाने, मेरा एग्रो फॉरेस्ट्री पूरी भर दी,
आप व्यक्तिगत नहीं, लोगों को भी हमारे साथियों को मेरा कहना यह है कि पेड़ काटने पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पेड़ लगाए हैं, उन लोगों पर प्रतिबंध है। जिन लोगों ने लगाया ही नहीं है उन पर क्या प्रतिबंध लगने वाला है? चलिए, ऑडियंस है वो भी मेरा कुछ बच्चों कहना आपसे चाहती एक है। आग्रह है, अपने जीवन में एक नीम का पेड़ और एक पीपल का पेड़ कहीं भी रहो सड़क पे जरूर लगा देना, कहीं लगा देना, अपने घर में लगा देना, ये मेरा निवेदन है। पीपल का अकेले पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। हमारी ऑडियंस है और चौधरी नीम साहब, वो भी पूरी तरह आपसे कुछ स्वास्थ्य पूछना के चाहती है, लाभ अपनी बात रखना चाहती है। जी, गोबर कहाँ से आएगा? गोबर जानवर तो खत्म कर दिए। हाँ, वही बात जानवर तो मैं कहना खत्म कर चाहता हूँ दिए। कि आपकी दूध नीति क्या है? दूध से कितना बड़ा रोजगार गाँव में पैदा होता था। बैठिए बैठिए, ठीक, बहुत सही। मैं आपको आप जानकारी कंपोस्ट दे खाद दूं। किससे बनाएंगे? अब आपको जानकारी दे दूं, मैं नहीं कहना चाहता था कि मेरे से निजी रूप से सवाल जुड़ा हुआ है। अभी तक भारत के, मैं बता रहा हूं आपको, अभी डेयरी का मिशन 360 करोड़ रुपए का शुरू करवाया है सरकार को, इस बात को समझा के। और यह भी आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक डेयरी क्षेत्र में दूध का उत्पादन पंजाब और हरियाणा नंबर 1 था, है, और बिहार झारखंड को छोड़ो उत्तर प्रदेश की भी हालत खराब थी। हमने अपने पशुओं की जो पुराने नस्ल थी, जो हमारी गायों की नस्ल है, पुरानी थारपारकर है, साहिवाल है, हमारे भैंस में मुर्रा सबसे बढ़िया, मैंने एनिमल ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हिंदुस्तान में अपने स्तर से करवाया है। अभी तक एक साल में 10 लाख पशुओं का नस्ल सुधार का। हमको दूध का उत्पादन भी बढ़ाना है। बजट के पहलुओं पर आएंगे। हाँ, मैंने कहा ना, डेयरी सेक्टर में डेयरी का मिशन शुरू तो किया, कम से कम किसी चीज की शुरुआत तो की। दूध पैदा होता है, कृषि आधारित रोजगार का अवसर हो सकता है। कृषि आधारित दूध की कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी नहीं थी पहले? आप नहीं, मैं आपकी बात सुनने के लिए ही बैठा हूं। मैंने अभी आपको फिर बता दूं, मेरा प्रश्न है, आप देखिए, आप ये देखिए कि आपके यहाँ अमूल सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर है। मेरी बात तो सुनिए आप। चलिए आप ये देखिए, पशु तो है नहीं और दूध के टैंकर भर के जा रहे हैं। ये सब जहर नहीं बन रहा यूरिया में, ये सब हमारे साथ अन्याय। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, मेरे गांव से 10 क्विंटल हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर दूध का दाम खुले बाजार में आ जाएगा जल्दी। बजट यहाँ पर भी आता हूँ, खुले बाजार में आ जाएगा दूध का दाम। हमें और आपको रोक नहीं रखा किसी ने, लेकिन ले कहां जाए? जी, हम इस समस्या को भी यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कई ऑडियंस है और उनका भी बहुत यहाँ पर सवाल है। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है हम बजट के बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना नहीं होना चाहिए, किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देखिए किसान अनाज उग जाते हैं और हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, उसे सड़ा देती है, गरीबों तक को नहीं बांटती। आपने सुना, मैंने कहा कि भंडारण की व्यवस्था की बात तो की है सर, आपने की, लेकिन सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और तमाम सोशल सिक्योरिटी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए सर, ठीक है भंडारण नहीं है, लेकिन भंडारण नहीं है तो उसका अल्टीमेट क्या होना चाहिए कि हम गेहूं को सड़ा दें? गरीबों में क्यों नहीं बांटा गया? बिल्कुल बांटना चाहिए। भंडारण की व्यवस्था क्यों नहीं बांटा गया? उसको सड़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गेहूं को सड़ाया गया है, गेहूं को सड़ाया गया है, गेहूं को सड़ाया गया और क्यों अपराध है उसको। किससे सजा देते? अनाज सड़ाने के लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय संपदा है, अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जहां भी अनाज सड़ता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है इसके लिए, पूरी तरह अपराधी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गरीबों के बीच में बांटना चाहिए, नहीं बांटा, नहीं सड़ा के डिस्टिलरीज को अलॉट कर दिया। आगे बता दे, शराब की कंपनियों को दे दिया सड़ाने के बाद। बजरंग मुनि जी यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप बोलिए। सर, आपकी बात सुन करके मैं एक कविता लिखा हूँ अभी। वोट बैंक के चक्कर में बुनियादी मसले छूट गए, सत्ता पाने की लालच में नेतागढ़ सबके दुख भूल गए, अंतिम शख्स की आंखों से आंसू का बहना जारी है, जनता की आजादी बाकी है। वित्त मंत्री विकास के रट्टे लगाते हैं, जनता की बोली में नहीं अंग्रेजी में बतियाते हैं, जनता की भाषा तिरस्कृत है, जनता की आशा तिरस्कृत है, सिंहासन है आजाद हुआ, जनता की आजादी बाकी है। इस वित्त विधेयक से जो भी पारित हुआ है उससे यही मुझे महसूस पेश हुआ है। दिल की भावनाएं हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं बजट को लेकर, और आज उसमें कहीं ना कहीं बजट को लेकर एक समझ भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक फिर बड़ा सवाल कि आखिरकार
हर तबके को समाज के इस बजट से क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, बुजुर्ग को क्या मिला और साथ ही किसानों को क्या मिला। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, लेकिन शायद एक बात जिस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है और वो है ब्लैक मनी। जी हां, काला धन। देश में यह कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी इतनी ज्यादा है कि एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन उसको लेकर किसी तरह की कोई विल पावर सरकार के अंदर नहीं दिखती है। बजरंग मुनि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ सब्सिडी घटा देने से ही सरकार अपना घाटा कम कर लेगी, जबकि ब्लैक मनी को लेकर सरकार ठोस फैसले ले सकती है, सख्त कदम उठा सकती है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इनकम टैक्स का स्लैब था 85% टैक्स। 100 रुपया यदि कोई कमाएगा तो 85 रुपया टैक्स देगा। स्वतंत्रता के बाद ऐसा समाजवाद का नशा उठा कि समाजवाद के नाम पर इन लोगों ने 85% को बढ़ा करके धीरे धीरे 94% टैक्स कर दिया और ब्लैक मनी बनना शुरू हो गया। भारत का धन विदेशों में जाना लग गया, जाना शुरू हो गया, रोक सके नहीं। जब धीरे धीरे बाद में तो 91 के बाद मनमोहन सिंह सरीखे एक वित्त मंत्री ने जब लोकप्रिय के जगह पर लोकहितकारी कदम उठाने शुरू किए तो ब्लैक मनी जानी कम हुई है, फिर भी अभी भी जा रही है लगातार विदेशों में। जब तक आप टैक्स स्लैब नहीं घटाएंगे तब तक आपकी ब्लैक मनी जानी बंद नहीं होगी। तो इसलिए मेरा हमेशा सुझाव रहा है कि आप डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला का मूल्य बढ़ा दीजिए और टैक्स स्लैब सब घटा दीजिए या खत्म कर दीजिए। विदेशों में रुपया जाना बंद हो जाएगा, काला धन विदेशों से भारत में आ जाएगा और डीजल पेट्रोल की खपत घट जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा और जो खाड़ी देश हैं वे बेचारे भूखों मर जाएंगे, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं तो वो लोग जिंदा। चलिए बजरंग मुनि जी, जो बजट है यहाँ पर उसको लेकर तमाम यहाँ पर ऑडियंस है वो जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको ये बजट कैसा लगा ये हम जानना चाहेंगे। वहां से शुरू करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? आपके पीछे आप में से कोई इस बजट को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ एक राजनीतिक बजट है, आम आदमी के, किसान के हित में ये बजट नहीं है। और रही बात महिलाओं के लिए भी खाली ये दिखावा ही है, उनको भी कुछ बेनिफिशियल उनके लिए नहीं है। पीछे कई लड़कियां बैठी हैं, आप कुछ बोलिए, आप बताइए, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 लाख तक का जो सोना है ड्यूटी फ्री अगर आप विदेश से ले आए, क्योंकि ये होना चाहिए तो हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए होना चाहिए। कुछ वर्ग के लिए हुआ है, इसलिए ये संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार ने यहाँ पर 1000 करोड़ का फंड रखा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, निर्भया फंड उसे कहा गया है। क्या आप लोगों को लगता है कि वो काफी है? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि बजट हर साल बोला जाता है कि बजट पास हो रहा है और इस बजट से आम आदमी को बहुत ज्यादा उसको इंतजार रहता है कि हाँ शायद सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। और जब बजट आता है तो पता लगता है कि आम आदमी के लिए ऐसा कुछ भी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की होती है। पता लगता है कि कुछ चीजों में अगर महंगाई कम करते हैं जैसे मोबाइल फोन, लेकिन बाकी दूसरी साइड अगर देखा जाए तो कुछ चीजों में महंगाई बढ़ा दी जाती है, जैसे घरेलू गैस हो गई, डीजल, पेट्रोल या फिर सब्जी हो गई या फिर अनाज, जो भी हो गया। लेकिन जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं उन पर ही महंगाई बढ़ा दी जाती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी फिर आम आदमी को क्या बेनिफिट हुआ? सबसे ज्यादा महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती है। तो एक तरफ जो देश के नेता हैं वो बोलते हैं कि आम आदमी के लिए सुविधा दे दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जरूरत की चीजों पर ही महंगाई बढ़ाई गई है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फिर उसको क्या फायदा हुआ? इस बजट से एक आम आदमी के लिए क्या बेनिफिट है? और रहा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का, तो दिल्ली में जब ये गैंग रेप हुआ था उसके बाद भी उस टाइम में काफी केसेस देखने में आ रहे थे, बट देश के नेता कुछ नहीं कर पाए। जो महिलाओं के साथ जिन क्रिमिनल ने बुरा किया था वो आज भी फ्रीली घूम रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं दी गई, जबकि ऐसे क्रिमिनल्स के लिए फांसी दी जानी चाहिए। और इतनी डिमांड हुई थी, इतना जनता, यानी आपका कहना है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है, चुनावी स्टंट है, यहाँ से कुछ हाथ उठ रहे थे? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला बैंक का क्या फायदा होगा? चलिए इस पर आएंगे, महिला बैंक का क्या फायदा है, ये क्या महिला बैंक, शर्मा जी आपसे जान लेते हैं। महिला बैंक सर, जो पैसे एक गृहिणी सामान खरीदती है, जोड़ती है, वो तो सब चीज बढ़ा दी, उसके लिए बजट तो हो ही नहीं पा रहा है, तो बचत कहाँ से करें? तो बैंक में क्या डालेंगे हम? बिल्कुल सही बात। और बस हम तो ये देख रहे थे शर्मा जी, हम तो ये देख रहे थे कि जिस वक्त घोषणा की जा रही थी उस वक्त सुषमा स्वराज और मीरा कुमार जी, इसके अलावा सोनिया गांधी जी मुस्कुरा रही थी मंद मंद,
ऐसा लग रहा था शायद महिला बैंक का सारा फायदा उन्हें ही होने वाला है। जी, क्या लगता है इससे? मेरा काम भी कम कर दिया है आपने। महिला बैंक का सही में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसका इकोनॉमिक्स और बेनिफिट्स। सीधे रास्ता रहा सरकार के सामने में, महिलाओं को मदद करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ले आओ, और कोई भी बैंक से मदद ले सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर। कोई एक अलग से बैंक बनाना कोई जरूरी नहीं कि अभी आप कह रहे हैं कि हम बैंक बनाएंगे, ठीक है बैंक बनाएंगे, क्या हर शहर में एक ही शाखा बनाएंगे? अभी तक तो सब जो है बच्चे, बहुएं, बेटियां, सब पत्नी, सब पास में जो भी होता बैंक नियरेस्ट होता उसमें जाके अपना पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं। अब वो वहां से ऑफिस छोड़ के, घर छोड़ के कितने किलोमीटर पे जाएंगे, कैसे विड्रॉल करेंगे, ये एक नई बीमारी पैदा कर दी। बिल्कुल, यानी एम्प्लॉयमेंट की बात ये तो पूरा सेक्टर खुला हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम इस बात से सहमत हैं, हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। बहरहाल चलिए, घोषणा तो यहाँ की गई है, अब बारी यहाँ पर है सवाल आपने समाधान उठाया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट में और तमाम राजनीतिक दलों को जब तक काले धन और भ्रष्टाचार पे बात नहीं करी जाएगी तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। स्विस बैंक से लेके और तमाम बैंकों में भरा पड़ा है। हम समाधान पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत बड़ा कम है इस प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे में मैं यहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो ऑडियंस हमारी, उनसे भी कहना चाहूंगा अगर वो कुछ समाधान यहां पर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। फिलहाल मैं अभी अपने तीनों गेस्ट से कहूंगा, आपके पास क्या है सर, क्या समाधान आप देख पा रहे हैं? जो इकोनॉमी की हालत है, देश की हालत है, उसको किस तरह सुधारा जा सकता है? जी, तो मेरे दिमाग में तो सीधा है कि किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का लाभ नहीं होना चाहिए। समाज में केवल दो वर्ग हैं, एक वर्ग है गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटा किसान, और दूसरा वर्ग है पूंजीपति, बुद्धिजीवी, शहरी, बड़े किसान। और ये बीच में महिला वर्ग और नवयुवक वर्ग और बुढ़ा वर्ग, ये सब सारा अपने पास सारा बांट लेने के लिए ये सब वर्ग बनाए गए हैं कि सारा हमारे पास रह जाए, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी के पास कुछ न जाए। पहली बात ये होनी चाहिए कि अनाज, कपड़ा, दवा, लोहा, एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ का एक छोटा सा किसान अपना 100 रुपये का अनाज लेकर के गांव में, शहर में बेचने आता है, तो शहर का जो सरकारी मशीनरी है वो 10 रुपया टैक्स काट लेती है, 90 रुपया उसको देते हैं, 10 रुपया सरकारी खजाने में चला गया अनाज पर। और जब वो आदमी 90 रुपया लेकर के किसी के यहाँ कपड़ा खरीदने गया, लोहा खरीदने गया, तो 10 रुपया फिर सरकार के खजाने में चला गया, उसको मिला 80 रुपये का सामान। और आपको महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको बढ़िया अस्पताल चाहिए। किसान का 20 रुपया कट गया बेचारे का, 100 रुपये का अनाज पैदा किया तो 20 रुपया काट लिया। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये अन्याय है, षड्यंत्र है मीडियम क्लास का। इससे पहले कि मैं अब अपने गेस्ट कृष्वी चौधरी जी के पास आऊं, अगर आप में से कोई समाधान देना चाहता है, आप देना चाहते हैं तो आप समाधान दें। और चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में चाहेंगे, क्या सॉल्यूशन है? हमारे अंदर ईमानदारी की कमी है, सब मौके पे चौका मारने के चक्कर में है। हम नेता को गाली देते हैं, लेकिन यदि हमें नेता बना दिया जाए तो फिर हम वही करते हैं। जी, चलिए, बी लॉयल, बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी बात, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। आप में से कोई समाधान देना चाहता है बहुत संक्षेप में? उसके बाद चूंकि समय की कमी है इसलिए जी आप। सर, मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, जो बाहर के मुल्कों से सामान जो आ रहा है हमारे पास, उन पर शुल्क बढ़ाना चाहिए और अपने देश में रोजगार बढ़ाने के अवसर देने चाहिए सर। जी, इधर आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? जी सर, जैसे कि लाखों टन अनाज बाहर सड़ जाता है तो प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज का बनाने चाहिए। और हम लोग शादियों वगैरह में कितनी फूड वेस्टेज करते हैं, तो इस तरह से हमें एक कानून बनाना चाहिए कि आम जनता भी इस तरह की बर्बादी ना करे, ताकि हमारे किसान भाई या आम जनता उसको मतलब निजात पा सके, उसको भी अपनी बेसिक चीज़ों की नीड वो फुलफिल कर सके। और तीसरी बात कि मेट्रो में सफ़र करता कौन है? आम जनता। तो रेल का बजट, जो रेल का किराया है वो नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नेता वगैरह हैं, जो हायर या अपर क्लास की फैमिलीज हैं, वो तो रेल पे सफ़र करती ही नहीं है। इसलिए हमें बेसिक चीज़ों की बर्बादी पर भी खुद से स्टेप लेने चाहिए
और आम जनता को बर्बादी पर रोक लगानी चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ये सोच रहा था शायद यहाँ पर पॉलिटिकल विल को लेकर भी कोई बात करेगा कि नेताओं की पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। बहरहाल आप कुछ कहना चाहेंगे? सुझाव के रूप में इतना कहूंगा कि बिल्कुल नीचे जाते हैं तो हम कृषि देखते हैं, वो एक प्रोडक्शन, ऊपर जाते हैं तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। मुझे लगता है बीच में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मौका दिया जाए, ऐसे रोजगार डेवलप किया जाए, घर घर रोजगार किया जा सके, घर घर एक प्रोडक्शन करने की अगर कोई नीति बनाई जाए। मुझे लगता नहीं अभी हिंदुस्तान में जब से मैं बड़ा हुआ कम से कम मैंने तो नहीं देखा है घर में कोई ऐसा रोजगार करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इजी हो, सुलभ हो और हमें कमाई के कुछ अवसर भी हो। न जाने कितना टाइम हम लोग घर पे सोचते रहते हैं, कुछ हो तो जरूर करेंगे और ऐसा करना हमारे देश हित में जरूर होगा। धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, जो रेल का किराया बढ़ाया गया है उसकी वजह से काफी सामान महंगे हो गए हैं और ये महंगा चीज सबसे ज्यादा इसका असर मिडिल क्लास या पुअर लोगों पे पड़ा हुआ है। तो इसकी महंगाई को कम करनी चाहिए, मतलब जो बेसिक चीज है उसकी महंगाई कम होनी चाहिए। चलिए, हमने जनता की राय यहाँ पर जानी और ये मेवाड़ इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, फैकल्टी भी इसी में शामिल हैं। इन्होंने बताया कि आखिरकार इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें थी और क्या हो सकता है, इस देश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। बहरहाल सरकार भी इस दिशा में सोचे तो शायद बड़े प्रयास किए जा सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो कि आज 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कही जा रही है, इसे और आगे ले जाया जा सकता है। कृष्णवीर चौधरी जी, मेरा आपसे सवाल है, कैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? पूरी तरह सहमत हूं भाई से कि जब तक हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देंगे, जितना हम लार्ज इंडस्ट्रीज को बनाएंगे उतना बेरोजगारी बढ़ेगी, जितना आयात बढ़ाएंगे उतना बेरोजगारी बढ़ेगी। और आयात से बचने के लिए और छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को योजनाओं पर काम करना चाहिए। और नीति और नीयत दोनों में जो खोट आ गया है, और राजनीति की परिभाषा में कह दूं, लूट, झूठ और धोखा, ये मात्र 3 शब्द हैं राजनीति करने वाले लोगों के पास। यही उनकी नीति है, यही उनकी विचारधारा है, इसलिए दिक्कत हो रही है इस देश के लोगों को। और महंगाई को अंकुश लगाना होगा, उत्पादकता बढ़ानी होगी और इसमें एक विशेष प्रावधान करना था जो नहीं किया। हमको कृषि आधारित उद्योगों को गांव के उसमें क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, जो बेरोजगार नौजवान घूम रहा है उससे हम उत्पादकता बढ़वा सकते थे, उसे हम रोजगार दे सकते हैं, इस पर काम करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। काले धन पर कोई काम नहीं किया। और रही बात टैक्स की, टैक्स को तो छोड़िए, जितना भ्रष्टाचार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय से हुआ है, पहले तो हजारों करोड़ में नहीं, लाखों करोड़ में नहीं होता था, 50 लाख और 2 करोड़ और 60 करोड़ का 65 करोड़ के बोफोर्स पे पूरी सरकार चली गई, हंगामा हो गया। आज तो लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, फिर आपको दिखाई नहीं दिया? मुनि जी, बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल है, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकते हैं? झुक जाता है जब देश के भ्रष्टाचार की बात सुननी पड़ती है। और जब बैंकों में पैसा भरा हुआ दिखता है, स्विट्जरलैंड में मैं बैठा था, मुझे कहा गया सामने के बैंक में आपका पैसा भरा हुआ। चौधरी जी, सुन लेते हैं, गर्व होता है इस बात की बात सुन लेते हैं जी। मुझे गर्व होता है इस बात के ऊपर कि पहली बार घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं और उनको दंडित किया जा रहा है। नहीं तो पीछे वाले सारे नेता तो सारे घोटाले खा गए। और जी तो सुप्रीम कोर्ट जो जी तो प्लीज मैं बताता हूँ, 1 साल तक झूठ बोला उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ, जीएम क्रॉप पर उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर भ्रष्टाचार की, चलिए हम बजट पर बात कर लेते हैं जी। वो भी बजट का ही पार्ट है, इतना झूठ बोलेंगे देश के साथ। आपको अंतिम जी, मैं आपको जो जेल गए वो न्यायपालिका ने भेजे। मैं आपको अंतिम बात बता दूं, तो समय की कमी है इसलिए बहुत संक्षेप में ये आपका कमेंट है कि मैं अंतिम बात आपको ये बता दूं कि न्यायपालिका इतने दिनों तक कहां थी? न्यायपालिका पहले गुलाम थी नेताओं की। मुनि जी, हम बजट पर बात कर लेते संक्षेप में, बस हमें समाधान चाहिए। एक समाधान है, हाँ, और एक समाधान यह है कि ग्रामीण उद्योग को पनपना चाहिए। इसके लिए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला और बिजली का दाम 2.5 गुना कर दिया जाए और सारे टैक्स माफ कर दिए जाए, जिससे कि ग्रामीण उद्योग पनप जाए। शर्मा जी, आखिरी कमेंट बहुत शॉर्ट। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है जब रोजगार बढ़े, महंगाई कम हो। ये 2 चीज यदि हो जाए तो आपके अर्थनीति और व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही दिशा।
बिल्कुल, तो यानी कहा जा सकता है कि महंगाई पर किसी ना किसी तरह से रोक लगानी होगी, इसके अलावा रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे, और अगर ऐसा कर पाने में सरकार कामयाब होती है तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो देश की इकोनॉमी है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। बहरहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान थे, इस चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेवाड़ इंस्टीट्यूट का, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स का और साथ ही यहाँ के स्टूडेंट्स का जिन्होंने कोऑपरेट किया, इस चर्चा में शामिल हुए। बहरहाल एक बात जो आखिरी में हम कहना चाहेंगे कि देश की तरक्की आम आदमी को हाशिए पर रखकर नहीं की जा सकती है, इसलिए सोचना होगा सरकार को आम आदमी के बारे में भी, मजदूरों के बारे में भी, किसानों के बारे में भी, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये देश और इस अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई और मजबूत अर्थव्यवस्था में तब्दील होती नजर आएगी। हमारे खास कार्यक्रम समाधान में आज के लिए बस इतना ही। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज।